हेलो स्टूडेंट्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पार्ट सेकंड में आप सभी का स्वागत है। पार्ट वन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिसने भी पार्ट वन नहीं देखा हो वो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके पार्ट वन को देखे, उसके बाद पार्ट सेकंड देखे। हम इसमें पार्ट जो अभी हमारे पार्ट थ्री, पार्ट फोर, पार्ट फाइव ऐसे करके जितने पार्ट होंगे, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं तब तक हम कोशिश करेंगे कि हम इसके और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स निकालें, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में इससे हेल्प हो। आपको पैटर्न तो सबको पता चल गया है कि पैटर्न कैसे होंगे। आप सबको पता है कि आपके तीन ग्रुप हैं, छः पेपर हैं। इस तीन ग्रुप में छः पेपर हैं, तो आपके ग्रुप वाइज एग्ज़ाम होंगे। और आपका 100 मार्क्स का एक एग्ज़ाम होगा, जिसमें 50 मार्क्स का फर्स्ट पेपर का और 50 मार्क्स का सेकंड पेपर का आएगा। मतलब जैसे पार्ट, जैसे कि एक अकाउंट्स एंड लॉ है, उसमें दो दो आपके पेपर आते हैं, ठीक है। उसमें से उसमें से जैसे जैसे कि अकाउंट्स एंड लॉ में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आता है और एक ऑडिटिंग आता है। तो उसका पेपर एक 100 नंबर का आएगा, उसमें 50 नंबर के कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के होंगे, 50 नंबर के क्वेश्चन ऑडिटिंग के होंगे। तो 50 में से आपको 30 करने होंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के, और 50 में से आपको 30 करने पड़ेंगे ऑडिटिंग के। होगा 2 आवर्स का पेपर, और एक ही पेपर होगा। ग्रुप वाइज पेपर होंगे इस बार, पहले 6 होते थे, अब लेकिन एक ग्रुप पेपर होगा, जिसमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग आएगा, और हमारे जो भी और दो अलग अलग ग्रुप हैं उनका होगा। तो इसी तरह से हम कोशिश करेंगे कि अभी हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, तो हम ऐसे कुछ न्यूमेरिकल, ऐसे कुछ क्वेश्चन बताएं जिसके चांसेस हो एग्ज़ाम में आने के, या आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, जिससे कि आप और भी इससे हम आप कर सकते हैं इसीलिए, ठीक है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नॉमिनल कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल क्या है? आप सभी ने पढ़ा होगा। हमारी ऑथराइज कैपिटल होती है, सब्सक्राइब्ड होती है, इशूड होती है, कॉल्ड अप, पेड अप होती है, रिजर्व कैपिटल होती है। तो उसमें नॉमिनल कैपिटल क्या है कि द अमाउंट एक्चुअली पेड बाय द शेयर होल्डर, वो अमाउंट जो एक्चुअली शेयर होल्डर पे करते हैं। या बी पॉइंट बी है हमारा, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच अ कंपनी इज ऑथराइज टू इशू। सी है द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज अप्लाइड बाय द प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स। और डी है द पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच इज इशूड बाय द कंपनी। तो इसका राइट आंसर है द द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच आर कंपनी इज ऑथराइज टू इशू। तो जो नॉमिनल कैपिटल है उसको ऑथराइज कैपिटल भी कहते हैं, लेकिन कुछ कंट्री जैसे ब्रिटेन, वहाँ पर इसको नॉमिनल कैपिटल बोलते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में हम इसको ऑथराइज कैपिटल भी कहते हैं। ऑथराइज कैपिटल आपको पता है कि वो कैपिटल होती है जो वो एक मैक्सिमम कैपिटल होती है जो कंपनी अपनी लाइफ टाइम में इशू कर सकती है। टोटल टोटल पहले तो क्या था, कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग हम ऑथराइज कैपिटल को चेंज नहीं कर सकते थे। एक बार हमारी ऑथराइज कैपिटल जो फिक्स्ड हो गई वो फिक्स्ड ही रहेगी। लेकिन फिर बाद में अमेंडमेंट किए गए और ये कहा गया कि ऑथराइज कैपिटल अगर हमने एक बार फिक्स कर दिए, तो हम आफ्टर अप्लाइंग सर्टेन लॉज, या हम कुछ अपने स्पेशल रिजोल्यूशन को पास करके भी ऑथराइज कैपिटल को चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसकी बहुत लॉन्ग प्रोसीजर है। तो आपको ये पता होना चाहिए जो नॉमिनल कैपिटल है वो मैक्सिमम अमाउंट है शेयर कैपिटल को जो एक कंपनी ऑथराइज्ड है कि वो उसको इशू कर सकती है, ठीक है। जैसे कि देखो, इसमें आपके कुछ सेक्शन दे रखे हैं जो कि बहुत ज़रूरी है, जैसे कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 84, ये हमारा बताता है शेयर कैपिटल को। इसमें हमारे स्टॉक इंक्लूड होते हैं। सेक्शन 2 सब सेक्शन 8 ऑथराइज्ड कैपिटल, उसको नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। सेक्शन 2 सब सेक्शन 50 इशूड कैपिटल। सेक्शन 2 सब सेक्शन 86 सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 पेड अप कैपिटल। तो ऑथराइज कैपिटल वो होता है, मैक्सिमम अमाउंट है जो कंपनी अपनी लाइफ टाइम में इशू कर सकती है, और ये वो अमाउंट है जो एमओए में लिखा जाता है। एमओए स्टैंड फॉर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि अ पब्लिक कंपनी कैन हैव अ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। एक पब्लिक कंपनी में कितने नंबर ऑफ मेंबर होते हैं? तो 8 मेंबर होते हैं, 7 मेंबर होते हैं मिनिमम, सी 5 मेंबर होते हैं, और डी हमारा ऑप्शन है 13 मेंबर होते हैं। तो एक पब्लिक कंपनी में कितने कितने मेंबर होते हैं? 7 मिनिमम। पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर होते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। देखिए जैसे लिखा है ना, पब्लिक लिमिटेड कंपनी मिनिमम हमारे 7 नंबर होते हैं। देयर इज़ नो अपर लिमिट, कोई अपर लिमिट नहीं है। मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी है? 5 लाख है। प्राइवेट कंपनी में कितने होते हैं? मिनिमम दो दो होते हैं, मैक्सिमम 200 मेंबर होते हैं। और डायरेक्टर हमारे पास पब्लिक कंपनी में 3 होते हैं, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं। और हमारे पास 1 पर्सन कंपनी में कितने डायरेक्टर होते हैं? एक। और मैक्सिमम कितने होते हैं? 15 पब्लिक कंपनी में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रजिस्टर ऑफ मेंबर इज। जो रजिस्टर है मेंबर का वो क्या होता है? स्टैट्यूटरी बुक है, स्टैटिस्टिकल बुक है, या बोथ है, या नन? तो नन ऑफ दी अबव।
तो हमारे पास जो रजिस्टर है मेंबर का वो क्या है, स्टैट्यूटरी बुक है। अब रजिस्टर होते क्या हैं, ये हर कंपनी में ज़रूरी है कि वो क्या करेगी, स्टैट्यूटरी रजिस्टर को मेंटेन करके रखेगी एज़ पर कंपनीज एक्ट 2013। और इस रजिस्टर में क्या क्या लिखा होता है, कंपनी का नेम, नेम ऑफ द डायरेक्टर, कि क्या क्या चार्जेस हैं, कितने लोन्स हैं, जो जितने कितने शेयर होल्डर हैं, जो शेयर्स हैं हमारे पास वो कितने हैं, किस पर्सन ने कितने शेयर्स हमारे होल्ड करके रखे हुए हैं। तो ये हमारा रजिस्टर ऑफ मेंबर है। नेक्स्ट है हमारे पास कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो कौन होते हैं, कंपनी के कस्टमर होते हैं या एम्प्लॉयज़ होते हैं, कंपनी के ओनर्स होते हैं या क्रेडिटर होते हैं। तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है वो कंपनी के क्या होते हैं, ओनर। ये लास्ट ईयर आ चुका है, प्रीवियस ईयर में इसको पूछा जा चुका है, तो आप इसको, क्योंकि हमने जो ये पीपीटी बनाई है इसमें प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन भी अपने ऐड करें और अपने अकॉर्डिंग भी करें जो हमें लगता है कि एक्सपेक्टेड है आना। तो आप सभी इसको अच्छे से देखिए, जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 को भी देख ले। अब आगे फर्दर और भी पार्ट हम इसको बनाएंगे जो कि आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है हमारा द पार्ट ऑफ द कैपिटल डैट इज मेंशन इन द कैपिटल क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड। तो जो एमओए है उसके कैपिटल क्लॉज में क्या होता है, आपको पता है एमओए में कैपिटल क्लॉज होता है, लाइबिलिटी क्लॉज होता है, एड्रेस क्लॉज होता है हमारा, इसके 6 टोटल क्लॉज होते हैं। तो जो कैपिटल क्लॉज है वो उसको उसमें क्या मेंशन किया होता है, रजिस्टर्ड कैपिटल होता है, इशूड कैपिटल होती है और सब्सक्राइब्ड होती है या ऑथराइज। तो जो एमओए है उसमें ऑथराइज कैपिटल को लिखा जाता है, इसको नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शेयर प्रीमियम अमाउंट कैन बी यूज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप अगर नेट की भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और ये पता भी होना चाहिए कि जो शेयर प्रीमियम है उसके अमाउंट को हम किस में यूज़ करते हैं। अच्छा, ये आपको पता है शेयर प्रीमियम क्या होता है, हमारा अगर कोई वैल्यू है शेयर्स की वो 100 रुपये है और उसको हमने 120 रुपये में इशू कर दिया, मतलब उसकी पार वैल्यू से ज़्यादा इशू कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रीमियम 20 रुपीज़ प्रीमियम है। तो उस प्रीमियम को कंपनी कहाँ कहाँ यूज़ कर सकती है, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़, अपनी लाइबिलिटीज़ को पेमेंट करने के लिए, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर्स का रिडम्पशन करने के लिए, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड का पेमेंट करने के लिए, या राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कंपनी है वो शेयर प्रीमियम का यूज़ करती है अपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए। कंपनी कभी भी उससे रिडम्पशन नहीं करेगी, कभी भी डिविडेंड पे नहीं करेगी। बच्चों ये याद रखिएगा, शेयर प्रीमियम के अमाउंट से कभी भी हम डिविडेंड को नहीं पे करते हैं। तो जो शेयर प्रीमियम के अमाउंट को हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, देखो हम उसको कॉस्ट ऑफ अंडर राइटिंग, हम इसको यूज़ कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ अंडर राइटिंग या कमीशन पे करने के लिए, हम इससे सर्टेन डिस्काउंट देने के लिए, बोनस शेयर को इशू करने के लिए, कोई भी जैसे कि अपना डिस्काउंट को देने के लिए, कमीशन जो भी है हमने प्रीमियम पे करा है एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन उसको देने के लिए, या कंपनी अपनी किसी भी टाइप की सिक्योरिटीज़ को परचेस कर रही है वो उसको उसके लिए कंपनी शेयर प्रीमियम के अमाउंट को यूज़ कर सकती है, ठीक है। देखिए कुछ हमारे पास कुछ सेक्शन और आगे दे रखा है, सेवेंथ दे रखा है हमारे पास, अ कंपनी कैन इशू शेयर्स एट प्रीमियम अंडर द प्रोविजन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन। तो कंपनी है, ये आपको ये भी आता है, स्ट्रेट पूछा जाता है कि ये सेक्शन कंपनीज एक्ट के किस में दे रखा है 2013 में, कौन सा सेक्शन है। तो ये पता होना चाहिए कि प्रीमियम का सेक्शन 51 है, 52 है, 53 है या 54 है। तो जो हमारा शेयर प्रीमियम है उसको 52 में डिफाइन करा हुआ है कंपनीज एक्ट 2013 के। हमारे पास कुछ फर्दर है, जैसे कि सिक्योरिटी प्रीमियम को सेक्शन 52, राइट शेयर को सेक्शन 62, बोनस शेयर सेक्शन 63। तो जो राइट शेयर है वो इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड होगा 62, कैपिटल रिडम्पशन इज द सेक्शन 69, स्वेट इक्विटी शेयर सेक्शन 54। तो ये आपको स्ट्रेट पता होनी चाहिए जिससे कि आप इजीली कर पाएँ। एट्थ है हमारा, एज पर कंपनी 2013 अ कंपनी कैन नॉट प्रोसीड टू अलॉट शेयर अनलेस डैश रिसीव्ड। कब तक कंपनी कब ही अपने शेयर्स को अलॉट करेगी, जब तक कि वो रिसीव ना कर ले एप्लीकेशन मनी को या अलॉटमेंट मनी को, कॉल मनी को या मिनिमम सब्सक्रिप्शन। देखिए इसका राइट आंसर है, जब तक कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट रिसीव नहीं करेगी तब तक कंपनी क्या होगा कि अब शेयर्स को अलॉट नहीं करेगी। मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमारा 90% होना चाहिए जो भी उसके साइज़ है उसका, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास द एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन एट लीस्ट डैश ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स। तो एप्लीकेशन मनी है वो कितने, नॉमिनल एप्लीकेशन मनी की बात करें ध्यान दीजिएगा, तो वो नॉमिनल वैल्यू उसके शेयर्स की कितनी होनी चाहिए, ए इसका राइट आंसर है कि 5% होनी चाहिए कम से कम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑन द इक्विटी शेयर। अब देखो हमारे पास ये जो था इससे पहले वाला जो 9 वाला था उसमें क्या रखा था कि एप्लीकेशन मनी कितनी होनी चाहिए, 5% एटलीस्ट। इसका एक न्यूमेरिकल है तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ऑन द इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 द मिनिमम अमाउंट ऑफ शेयर्स एप्लीकेशन मनी अंडर लॉ शुड बी 5%, सॉरी मैंने 5 रुपीज़ बोल दिया था, 5% होनी चाहिए एप्लीकेशन अमाउंट। तो कितना होना चाहिए, देखो न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे इसका। ए ऑप्शन है 0.550, बी है 2 होना चाहिए,
3 या 0.2.5। तो इसका हमारा राइट आंसर है, बताया था कि एप्लीकेशन मनी एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए, 5%। तो 10 का 5% कितना होगा, एटलीस्ट 0.5 होनी चाहिए, इससे ऊपर भी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास, कॉल मनी शुड नॉट बी लेस देन फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। कॉल मनी फेस वैल्यू के कितनी से कम नहीं होनी चाहिए, 25% से कम, 20% से कम, 15% से कम, या 10%। तो कॉल मनी कितने परसेंट से, 25% से। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ये, कॉल मनी 25% और एप्लीकेशन मनी 5% एटलीस्ट होनी चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लॉ देयर शुड बी एट, कितना डिफरेंस होना चाहिए, बी इंटरवल एट ऑफ एटलीस्ट बिटवीन टू कॉल्स के बीच में कितने का डिफरेंस होना चाहिए। इट मीन्स फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल्स के बीच में कितने कितने डेज़ का डिफरेंस होना चाहिए, 20 डेज़ का, 14 डेज़ का, 1 मंथ का, या 6 मंथ का। तो एटलीस्ट कम से कम 14 डेज़ का डिफरेंस होना चाहिए फर्स्ट और सेकंड कॉल में, दो कॉल के बीच में। नेक्स्ट हमारे पास, प्रेफरेंस शेयर्स कैन नॉट बी रिडीम्ड अनलेस दे आर। प्रेफरेंस शेयर्स को कब तक रिडीम नहीं कर पाएंगे, जब तक कि वो पार्टली पेड होंगे, फुली पेड होंगे, इशूड एट प्रीमियम होंगे, या नन ऑफ द अबव। तो प्रेफरेंस शेयर्स को जब तक इशू नहीं कर पाएंगे जब तक कि वो फुली पेड अप नहीं हो जाएंगे। देखिए इसका न्यूमेरिकल भी हमने किया था, हमने पहले कर चुके हैं, कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रेफरेंस शेयर हैं, 6% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, जिसमें हमने ₹8 कॉल कर लिए हैं, लेकिन हमने ₹2 हमारे अनकॉल्ड हैं, अभी तक हमने मांगे नहीं है ₹2। तो और हमें प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, उसकी जो फाइनल कॉल है ₹2 रह गई है, पहले उसको कॉल करेंगे, फिर उसको रिसीव करेंगे, देन उसके बाद हम उसका रिडम्पशन स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, प्रेफरेंस शेयर्स को जब तक रिडीम नहीं कर सकते जब तक कि उसको हम फुली पेड में कन्वर्ट ना कर लें, फुली पेड अपना हो जाए, उसके बाद ही उसका रिडम्पशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, लॉ के अकॉर्डिंग है ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, अभी हमारे पास जो रिडम्पशन है प्रेफरेंस शेयर से, उसके न्यूमेरिकल, ऐसे न्यूमेरिकल एग्जाम में आ सकते हैं। तो ₹5 लाख प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिडीम्ड बाय इशू ऑफ ₹2,000 इक्विटी शेयर ₹100 ईच फॉर ₹125 ईच। देन कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व इज टू बी क्रेडिटेड बाय व्हाट अमाउंट। हमसे कह रखा है कि हमें ₹5 लाख की प्रेफरेंस शेयर्स का पेमेंट करना है। देखिए इसके लिए कंपनी ने क्या करा है, 2,000 इक्विटी शेयर ₹100 वाले 125 में इशू करे हैं। अब हमसे कह रखा है कि हमें कितने का रिडम्पशन, हमें कितना अमाउंट सीआरआर में ट्रांसफ़र करना है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो अमाउंट है, हम कंपनी ने, हम जो प्रेफरेंस शेयर है उसका रिडम्पशन हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट में से कर सकते हैं, हम इशू ऑफ न्यू शेयर्स करके कर सकते हैं, या हम आधे प्रॉफिट में से कर दें, आधे न्यू शेयर्स को इशू कर दें। तो ये जो हमारा है, हमारा ये जो रिडम्पशन का प्रोसेस है, ये वो वाला है जिसमें कंपनी क्या कर रही है कि आधे तो क्या करेगी कि न्यू शेयर्स को इशू कर रही है, और जितना भी बचेगा वो अपने रिजर्व में से करेगी। तो कंपनी ने कितना है, ₹5 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करा है, ठीक है, रिडीम करना है, सॉरी। अब इसके रिडम्पशन के लिए कंपनी ने क्या करा है, 2 लाख के 2,000, मतलब 2,000 इक्विटी शेयर ₹100 वाले इशू कर दिए ₹125 में। तो सीआरआर में कितने ट्रांसफर करेंगे, पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं, फिर इसका न्यूमेरिकल बताएंगे आपको। ₹3 लाख ट्रांसफर करेंगे, क्रेडिट करेंगे सीआरआर में, ₹2.5 लाख क्रेडिट करेंगे, ₹2 लाख क्रेडिट करेंगे, या हम ₹5 लाख क्रेडिट करेंगे। तो देखो हम कैसे किसको सॉल्व करेंगे, इसका राइट आंसर है 3 लाख। इसको सॉल्व कैसे करेंगे इसका हम बता देते हैं। देखो कंपनी को कितना करना है, 5 लाख प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करना है, लिखा हुआ है जैसा कि यहाँ पर। कंपनी ने क्या करा है, 2,125 जो ₹100 वाले हैं वो इशू करे हैं। तो मतलब हम मान लेते हैं ₹2 लाख ये हो गए हमारे पास, 2,000 मल्टीप्लाई 100 लिखा है नीचे, ₹2 लाख। अब ₹25 प्रीमियम करा है, तो 2 लाख, 2,000 मल्टीप्लाई 25, 50,000। हमें यहाँ पर प्रीमियम से कोई मतलब नहीं, ध्यान दीजिएगा। अगर रिडम्पशन पर हम प्रीमियम दे रहे हैं तो हम प्रीमियम का अरेंजमेंट प्रीमियम में से करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर इस 5 लाख का पेमेंट हम रिडम्पशन प्रीमियम से कर रहे होते हैं, तो जो प्रीमियम हमने ₹25 रिसीव करा है ना, ₹50,000 ₹25 के अकॉर्डिंग रिसीव करा है एक शेयर में, तब उसको यूटिलाइज करते हैं। लेकिन इस प्रीमियम को तो हम अभी कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि ये इन्होंने जो रिडम्पशन है वो प्रीमियम पर नहीं हो रहा है, इसीलिए। तो 5 लाख, एक बार दोबारा बता देती हूँ कि 5 लाख प्रेफरेंस शेयर से हमें उसका पेमेंट करना है। इसके लिए कंपनी ने क्या करा है, 2,000 इक्विटी शेयर इशू करे, ₹100 वाले 125। तो जो इशू करा है वो प्रीमियम पर किया है, ठीक है। तो इसको हमें अभी इससे मतलब नहीं है कोई भी, क्योंकि ये जो प्रीमियम है, जो प्रीमियम का अमाउंट है, इसको हम तभी यूज़ करते हैं जब कंपनी रिडम्पशन प्रीमियम पर कर रही है। यहाँ पर रिडम्पशन तो एट पार पर हो रहा है, तो इस ₹25 से हमें कोई मतलब नहीं है। 25 मल्टीप्लाई बाय 2,000 करेंगे, इस 50,000 से हमें कोई मतलब नहीं है, इसको साइड कर देंगे। अब ₹5 लाख का पेमेंट करना था कंपनी को, इसमें से 2 लाख के तो इशू कर दिए न्यू शेयर, अब बचे कितने, 3 लाख। तो 3 लाख कंपनी किससे ले लेगी, सीआरआर से ले लेगी। ध्यान दीजिएगा आप सभी, ये प्रीमियम के अमाउंट को प्रीमियम के लिए यूज़ करते हैं सिर्फ। अगर रिडम्पशन प्रीमियम में हो रहा था तो उसको
तभी यूज़ करते हैं। लेकिन ये रिडम्पशन तो एट पार पर हो रहा था, इस 50,000 से हमें कोई मतलब नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 5 लाख में से हम 2 लाख माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 लाख। तो राइट आंसर है CRR। इस तरह के न्यूमेरिकल एग्जाम में आ सकते हैं। एक बहुत ईजी है, देखो आपको समझ में भी आ रहा होगा अगर आपने क्लास मेरी लाइव क्लासेस ली है और साथ में आप ये क्विज भी सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैक्सिमम पीरियड ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। मैंने बताया था कि लास्ट टाइम पार्ट 1 में बताया था कि अगर इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर दे रखा है तो उसकी टाइम लिमिट 20 ईयर्स है, मैक्सिमम 20 ईयर्स, ठीक है। तो पहले तो इरिडीमेबल जो 1956 था उसके अकॉर्डिंग तो इरिडीमेबल की कोई टाइम लिमिट नहीं थी, वो लाइफ टाइम तक रहते थे। लेकिन 2013 कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग अगर इरिडीमेबल दे रखा है तो कंपनी को 20 ईयर्स तक, मैक्सिमम 20 ईयर्स तक पेमेंट करना होता है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए अलग ही प्रोविज़न है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए कितने ईयर्स में उसका पेमेंट करना होता है, 10 ईयर्स में करना होता है, 20 ईयर्स में करना होता है, 30 ईयर्स में करना होता है या 40 ईयर्स में। तो याद रखिएगा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के में पेमेंट कितने में करना होता है, 30 ईयर्स में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 14, रमन लिमिटेड डिसाइडेड टू रिडीम इट्स 60,000 10% प्रेफरेंस शेयर और ₹10 ईच एट पार। एट पार, ध्यान दीजिएगा, पार की बात कर रहा है कि जो रिडम्पशन है वो एट पार पर होना है। फॉर दिस पर्पस कंपनी डिसाइडेड टू इशू रिक्विजिट्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर और ₹10 ईच एट 25 प्रीमियम। मतलब 10 रुपये के शेयर को 25% प्रीमियम पर देना है। मतलब 10 रुपये का शेयर 2.5 रुपये प्रीमियम के साथ 12.5 रुपये में इशू करना है। द रिक्विजिट्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स विल भी, कितने नंबर होंगे वो, तो कितने होंगे, 55,000 होंगे, 50,000 होंगे, 75,000 होंगे या 60,000। क्योंकि अभी हमने न्यूमेरिकल कराया था 5 लाख वाला, 14 न्यूमेरिकल था आई थिंक वो, तो सेम वैसे ही है। मैंने बताया था अगर प्रीमियम पर रिडम्पशन कर रहे होते हैं तो उसका प्रोविज़न अलग है, उसको हम अलग तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ प्रीमियम जो पार पर ही हो रहा है, हमारा रिडम्पशन एट पार पर ही हो रहा है, तो कंपनी कितने नंबर इशू करेगी, 60,000 शेयर्स का रिडम्पशन हो रहा है, 60,000 ही इशू करेगी कंपनी, ठीक है। इसका राइट आंसर है 60,000। नेक्स्ट है हमारे पास राइट शेयर आर इशू टू। राइट शेयर किसको दिए जाते हैं, कंपनी की जो होल्डर्स ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, प्रमोटर्स ऑफ और सर्विसेज, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चे पता है क्या करते हैं, इसका राइट आंसर है राइट शेयर आर इशू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। बच्चे क्या करेंगे, आंख बंद करके ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव टिक लगा दे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि राइट शेयर्स कंपनी किसको इशू करती है, सिर्फ अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से उनको। ये आपने पढ़ा होगा, इसका प्रोविज़न दे रखा है न्यूमेरिकल मैं आपकी बुक में ही, जो जिस बुक से मैंने कराया था। एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर लेते हैं हम सब कि 18, ये राइट शेयर से रिलेटेड है, पता होना चाहिए कि राइट शेयर कैसे निकालेंगे, ये भी चांसेस हैं आने के, प्रेफरेंस शेयर्स वाले शेयर्स में ही दे रखा है ये। तो वाई लिमिटेड इंक्रीजेज इट्स शेयर कैपिटल बाय इशू ऑफ 2 इक्विटी शेयर ऑफ एट ₹20 ईच फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड बाय हिम। द मार्केट प्राइस ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर इज ₹24। द वैल्यू ऑफ द राइट शेयर विल बी। तो एक कंपनी क्या कर रही है, जिसके पास 5 इक्विटी शेयर्स हैं उसको 2 इक्विटी शेयर दे रही है। जो प्राइस क्या है, ₹20 का, लेकिन मार्केट प्राइस क्या है इसका, 24। तो हमसे पूछा है कि हमें वैल्यू निकालनी राइट शेयर्स की। ऑप्शन देख लेते हैं कि राइट शेयर की वैल्यू कितनी है, ₹1.14, ₹1.57, ₹1.30 और 0.57, ठीक है। तो हमारा इसका जो तो हमें इसको पता होना चाहिए कि वैल्यू ऑफ राइट शेयर कैसे निकालेंगे। तो देखिए आप जरा, इसका राइट आंसर है 1.14। पहले देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। देखिए हमें इसके लिए एक फॉर्मूला पुट करना होता है। हमारे पास न्यू शेयर कितने हैं, 2, ओल्ड शेयर कितने हैं, 5, टोटल कितने हो जाएंगे, 7। मतलब हमें 5 शेयर के बदले कितने शेयर मिल रहे हैं, 2। अब इशू प्राइस कितना है, ₹20, मार्केट प्राइस कितना है, 24। इसका फॉर्मूला राइट शेयर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है कि न्यू शेयर अपॉन टोटल शेयर मल्टीप्लाई मार्केट प्राइस ऑफ न्यू शेयर माइनस इशू प्राइस ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ ओल्ड शेयर माइनस इशू प्राइस ऑफ न्यू शेयर। तो न्यू शेयर हमारे पास कितना है, 2, टोटल कितने हो गए, 7 कैसे आए, 5 तो हमारे पास ओल्ड थे, 2 हमारे पास न्यू शेयर हो गए। मल्टीप्लाई कर देंगे मार्केट प्राइस ऑफ ओल्ड शेयर, एग्जिस्टिंग शेयर्स बोल सकते हैं इसको, 24 माइनस 20। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू ऑफ राइट शेयर कितनी आ गई, 1.14, ठीक है। ये हम पहले भी करा चुके हैं, बस एक बार रिवीजन पर्पज से बताया गया, आपको बताया गया कि एग्जाम में किस तरह से पूछा जा सकता है, तो कन्फ्यूज़ नहीं हुई है, बहुत ईजी है ये। नेक्स्ट हमारे पास वैन शेयर्स आर फॉरफिटेड शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय। जब शेयर हमारे पास फॉरफिट होते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। कितने अमाउंट से डेबिट करते हैं हम शेयर कैपिटल अकाउंट को, तो नहीं, कैसे करते हैं इसको, ठीक है। तो हम कैसे करते हैं, पेड अप अमाउंट ऑफ द शेयर, कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ शेयर,
नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर या फॉरफिटेड शेयर। तो ध्यान दीजिएगा आप, जब शेयर फॉरफिट करते हैं तो हमारे पास एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं पे करा होता है तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। टू, जो कॉल्स नहीं दिए हैं, फॉर एग्जांपल अगर अलॉटमेंट नहीं दिए तो टू अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल नहीं दिए तो टू फर्स्ट कॉल, और जो दे चुके हैं वो टू शेयर फॉरफीचर में आती है। तो जो और हमारे पास और कितना अमाउंट से होता है हमारे पास, जो कॉल्ड अप, मतलब कंपनी ने जितने रुपए मांगे उससे होता है। जैसे कि कंपनी ने क्या करा है कि हमारे पास 10 रुपये का शेयर है, लेकिन कंपनी ने मांगे कितने, मात्र 8 रुपये मांगे हैं। तो कंपनी क्या करेगी, 8 रुपये के अकॉर्डिंग ही कंपनी वो करेगी, क्या बोलते हैं, 8 रुपये के अकॉर्डिंग ही कंपनी कॉल्ड अप से इसको शेयर कैपिटल को क्या कर देगी, डेबिट कर देगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, लास्ट है 20। ठीक है, कि गड़ा लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर और ₹10 ईच, ₹8 कॉल्ड अप। ध्यान दीजिएगा आप सभी, 10 रुपये का शेयर है, 500 रुपये का, जिसमें से 8 रुपये मांगे गए हैं। डॉक्टर हंसराज हाथी हु कुड नॉट पे फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर, उसने जो हंसराज हाथी हैं उन्होंने फर्स्ट कॉल पे नहीं करी है। आउट ऑफ दीज शेयर्स 300 शेयर वर रीइशूड टू श्रीमती अंजलि मेहता एज फुली पेड अप फॉर ₹8 पर शेयर। वॉट विल बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो देखिए, पहले न्यूमेरिकल को समझना बहुत ज़रूरी है। बच्चे क्या करते हैं, न्यूमेरिकल देखते ही घबरा जाते हैं, अरे ये तो हमें आता ही नहीं है। हालांकि उन्हें आता होगा लेकिन उसको समझते नहीं है वो। पहले न्यूमेरिकल को समझना बहुत ज़रूरी है, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, फिर उसके बाद ही हम इसको करेंगे कि हम इसको करते हैं क्या, करना कैसे। क्योंकि देखिए, ये जो चैप्टर है आप इसको 12th में ही कर चुके हैं। ऑब्वियसली आप बीकॉम कर रहे हैं तो 12th पास करके आए हुए होंगे, और 12th में ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पेपर इसमें से आता ही आता है। और 12th तो आप सभी कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये ऐसे न्यूमेरिकल आपको आते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसको ढंग से पढ़ेंगे तो आप इसको इजीली कर भी सकते हैं। ठीक है, तो गड़ा लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹8 कॉल्ड अप। पहले याद रखिए आप कि 10 रुपये का शेयर है, हम 8 रुपये कॉल कर चुके हैं, 2 रुपये हमने मांगे नहीं है, 2 रुपये हमारे अनकॉल्ड हैं। याद रखिएगा, जो 10 रुपये का शेयर है, 8 रुपये मांग चुके, 2 मांगे नहीं, तो 2 से हमें मतलब ही नहीं है, उसको इग्नोर करेंगे हम। ठीक है, अब हमने क्या करा, अब जो हंसराज हाथी थे उन्होंने 2 रुपये फाइनल कॉल नहीं पे करे, फर्स्ट कॉल नहीं पे करे, फाइनल कॉल तो मांगी नहीं है हमने। तो देखो, 10 रुपये का शेयर है, 2 रुपये हमने मांगे नहीं, 8 बचे, जिसमें से 2 रुपये फर्स्ट कॉल के पे नहीं करे। तो 10 में से 4 गए तो कितने बचे, 6। तो मतलब उन्होंने इतने रुपये पे कर दिए होंगे। ठीक है, अब 500 शेयर हमने फॉरफिट करे, लेकिन हमने दिए कितने, 300 शेयर दिए, जो कि कितने कितने दे दिए, 8 रुपये में। 10 रुपये का शेयर था, उसको फुली पेड अप, भले ये 10 रुपये मांगे नहीं है, लेकिन फुली पेड अप वाली बात कर रखी। 10 रुपये का शेयर हमने 8 रुपये में दिया है, मतलब 2 रुपये डिस्काउंट दिया है। ध्यान दीजिएगा आप, हमने भले ही 2 रुपये मांगे नहीं है, लेकिन 10 रुपये की चीज़ को हमने 8 रुपये में दे दिया है। फुली पेड अप वाली बात क्या रखी है, अगर फुली पेड अप नहीं दे रखी थी तो हम इसको इग्नोर करते, लेकिन ये फुली पेड अप क्या रखी, इसका मतलब क्या है, 10 रुपये की चीज़ को 8 रुपये में दे दिए, 2 रुपये का हमने डिस्काउंट दिया है रीशूट के टाइम पर। ठीक है, अब हमें कैपिटल रिजर्व का अमाउंट बताना है। तो देखिए, पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं, 1800 या 1000। सी ऑप्शन है ₹1200, डी ऑप्शन है ₹3000। तो एक बात और आप सभी सुन लीजिए कि जिसको ये न्यूमेरिकल आता है उसको पहले अपने आप सॉल्व करें कि देखो, अब इसका राइट आंसर बताने से पहले आप इसको अपने आप देखिए कि क्या आप इसका राइट आंसर निकाल पा रहे हैं। अगर निकाल पा रहे हैं तो वेरी गुड, इसका मतलब आप किसी भी तरह का न्यूमेरिकल कर पाएंगे। लेकिन जो स्टूडेंट्स नहीं कर पा रहे हैं उनको मैं इसको बता दूं कैसे करना है। इसका राइट आंसर है 1200। पहले बता देते हैं कैसे करना है। देखो देखो, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर एक बहुत रफ नोट टाइप का कुछ लिखा हुआ है, इसको समझने की कोशिश करते हैं हम सभी। देखिए, 20 है, शेयर्स है हमारे पास 500 और ₹10 ईच, ₹8 कॉल्ड। ठीक है, एप्लीकेशन 6 रुपये, क्योंकि 10 रुपये का था, 2 रुपये फर्स्ट कॉल के नहीं दिए, 2 रुपये मांगे नहीं। देखो, फाइनल कॉल पे लिखा है अनकॉल्ड, मतलब ही नहीं है इससे, हमने इसलिए इसको अलग से अनकॉल्ड लिख दिया है। 2 रुपये मांगे नहीं, ऑब्वियसली 10 में से 4 गए, कितने बचे, 6। अब इसकी हम एंट्रीज करते हैं। देखिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फॉर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट बीइंग शेयर फॉरफिटेड। अभी जस्ट 19 वाले में हमने पढ़ा था कि शेयर जब फॉरफिट करते हैं तो शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं, उतनी अमाउंट से डेबिट करते हैं जितने हमने मांगे हैं। तो हमने मांगे कितने हैं, हमने 8 रुपये मांगे हैं, तो 500 मल्टीप्लाई 8 करेंगे, 4000 मांग चुके हैं। फर्स्ट कॉल कितनी पे नहीं करी है, देखो ऊपर देखिए आप, क्रॉस लगाए कॉल सिनेरियर पर, 500 मल्टीप्लाई बाय 2, 1000 पे नहीं करी। मैंने कहा था फॉर फीचर में वो अमाउंट आता है जो हम पे कर चुके हैं, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 6, एप्लीकेशन अलॉटमेंट हम पे कर चुके हैं, तो 2 शेयर फॉर फीचर 3000। ये हमारे फॉर फीचर की एंट्री हो गई। अब हमसे क्या रखा है, इन 500 में से हमने क्या करा है, 300 शेयर को फॉर रीइशू करा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल, 300 शेयर को
रीशू करा है 8 रुपये के अकॉर्डिंग, जो कि फुली पेड अप है, मतलब 10 रुपये की चीज़ को 8 रुपये में दिया, 2 रुपये डिस्काउंट। तो आपको पता है जब भी हम शेयर्स को रीशू करते हैं डिस्काउंट, हम शेयर्स को डिस्काउंट पर रीशू कर सकते हैं, लेकिन शेयर्स को स्टार्टिंग में जब हम न्यू शेयर्स इशू कर रहे हैं तो उसको डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते हैं। उस केस में हम स्वेट इक्विटी शेयर्स को ही डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं, लेकिन रीशू हम डिस्काउंट पर कर सकते हैं, ये याद रखिए आप सभी। तो इसकी एंट्री होती है, देखो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट पर इशू करने की, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 10, फॉर फ्यूचर में डिस्काउंट वाला अमाउंट आता है 300 मल्टीप्लाई बाय 2, और बैंक जितना हमने रिसीव करा है, कितना रिसीव करा है 300 मल्टीप्लाई बाय 8, ये हो गया। अब हमसे पूछा है न्यूमेरिकल में कि हमें वो अमाउंट निकालना है जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। अब कैपिटल रिजर्व की एंट्री होती है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बच्चे क्या करेंगे, जो फर्स्ट एंट्री में शेयर फॉर फ्यूचर हमारा क्रेडिट हो रहा है और सेकंड एंट्री में जो शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट होता है, बच्चे डायरेक्ट इसको माइनस कर देते हैं, जबकि ये तरीका गलत है, क्योंकि हमने फॉर फ्यूचर किया है 500 शेयर का, जबकि रीशू करें मात्र 300 शेयर। तो पहले हम जो 500 हैं, आप सबसे लास्ट में एक वर्किंग देखिए, फॉर 300 शेयर कैपिटल रिजर्व निकाला है इन्होंने, तो 3000 है, ये दे रखा है 500 शेयर का, हमने रीशू कितने करे 300, तो 300 शेयर का कितना आ गया 1800। तो हमारे पास जो 3000 फर्स्ट एंट्री का फॉर फ्यूचर दे रखा है, ये 500 शेयर का है, लेकिन हमने रीशू कितने करें सिर्फ 300 शेयर, तो 300 शेयर का फॉर फ्यूचर कितना होगा 1800। तो फर्स्ट एंट्री से हमने 1800 निकाल दिया। इसमें से हम क्या करेंगे, सेकंड एंट्री का शेयर फॉर फ्यूचर माइनस कर देंगे, तो वो हमारा कितना हो गया 600, तो हमारा कितना आया 1200 रुपये, तो कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर कर देंगे 1200। अगर आप ये इतना बड़ा नहीं करना चाहें तो आप सिंपली इतना कर सकते हैं, शेयर फॉर फ्यूचर माइनस डिस्काउंट। आप शेयर फॉर फ्यूचर में से डिस्काउंट को माइनस कर दो तो वही अमाउंट आ जाएगा बिना मेहनत की, ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर अब आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कैसे। देखिए, हमने फॉर फ्यूचर हमने रीशू कितने करें हैं 300 शेयर, ठीक है, और अब हम ये मानते हैं कि 300 शेयर वाले वो होंगे जिन्होंने फर्स्ट कॉल पे कर दी होगी, एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे कर दिया होगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो, 1800 आ गया, बिना किसी ये इसको बिना करे बता रही हूँ मैं आपको। इसमें से डिस्काउंट माइनस कर दो। अब डिस्काउंट हमने कितनी दी 2 रुपये, तो 3 2 6, 600 माइनस कर दिए, देखो अपने 1200 आ गया। मतलब बिना आप सिर्फ ये लास्ट लाइन को पढ़ के ही आप ये कर सकते हैं। तो 300 वाले ने फर्स्ट कॉल पे कर दिया, एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे कर दिया होगा 6 रुपये के अकॉर्डिंग, तो 3 6 कितना आ जाएगा 1800 माइनस 200 रुपये, ये माइनस 600 कर दो तो 1200 आ गया। आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर आ गया 1200। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप हम मैसेज करके बता सकते हैं कि मैम हमको समझ में नहीं आ रहा, हम आपको और अच्छे से बता देंगे, क्योंकि एग्जाम में जब न्यूमेरिकल आएगा वो इस तरह से न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। अब कोशिश की जाएगी कि हो सकता है कि ज़्यादा टफ भी ना पूछा जाए, ये हमने आपको इसलिए ऐड करके बता दी कि बाई चांस अगर पूछ ले तो आप लोग इस लायक हो कि आप हर तरह के न्यूमेरिकल को फेस कर पाएँ। और इसके बाद हम आपकी न्यू वीडियोस बनाएंगे। जिसने हमारी वीडियो नहीं देखी है फर्स्ट वाली, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में पार्ट फर्स्ट का भी आ जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी। और ये कोशिश करिए कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास पहुँचे, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखें, जिससे आपको बेनिफिट हो रहा है वो उनको भी बेनिफिट हो और वो भी समझें, ठीक है। और थैंक यू स्टूडेंट।